हेलो एवरीवन, आज डेट है 23 अप्रैल 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू के इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि तुंगभद्रा डैम को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था डेड सी को लेकर के। डेड सी जिसको हम साल्ट सी के नाम से भी जानते हैं और एक लैंड लॉक साल्ट लेक के रूप में जो डेड सी है वो लोकेटेड है इजराइल एंड जॉर्डन के बीच में। डेड सी को डेड सी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हार्श एनवायरनमेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्लांट्स एंड एनिमल जो है वो कभी भी फ्लोरिश नहीं हो सकते हैं, जिसकी वजह से इस सी को डेड सी के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। द हिंदू के फ्रंट पेज पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंडिया एंड यूके डिफेंस, ट्रेड और जो अदर इंपॉर्टेंट एरियाज में जो टाइज होने वाले हैं इस ईयर में या नेक्स्ट ईयर्स में, उन सभी को लेकर के यहाँ पर डिस्कशन हुआ है। तो यहाँ पर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इंडिया की विजिट पर बोरिस जॉनसन, और उस टाइम इंडिया और ब्रिटेन के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन हुआ। यहाँ पर सबसे पहले हम बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि हमारे अगर प्रेजेंट टाइम में ग्लोबली लेवल पर अगर हम व्यू करें तो कुछ क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं, जैसे यूक्रेन रशिया कन्फ्लिक्ट। तो एक तरफ जो जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं उन्हीं के टाइम में हमारे इंडिया में हम रेगुलर व्यू कर रहे हैं कि कोई हाई पर्सनैलिटीज़ जो हैं, जो इम्पोर्टेंट डिग्नेटरीज जो हैं वो इंडिया की रेगुलर विजिट पर हैं, और इसमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी इंडिया की विजिट पर आए हैं। उन्होंने इंपॉर्टेंट बात ये रखी कि इंडिया और यूके के बीच में जो डिफेंस पार्टनरशिप होने वाली है उसको जल्द ही हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो भी साइन होने वाले हैं उनको इस ईयर के लास्ट तक हम इम्प्लीमेंट करने की या साइन करने की कंप्लीट कोशिश करेंगे। यहाँ पर अपनी जो टॉक्स हैं, जो भी उनका डिस्कशन है, उसको और ज़्यादा इंक्रीज करते हुए मिस्टर मोदी ने कुछ इंपॉर्टेंट बात बोली कि देखो जल्द ही यूके जो है वो ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस जो है वो क्रिएट कर रहा है फॉर इंडिया के लिए, ताकि अगर हम ब्यूरोक्रेसी या फिर डिलीवरी टाइम्स की बात करें स्पेसिफिक डिफेंस प्रोक्योरमेंट को लेकर, डिफेंस सेक्टर को लेकर के, तो ये जो वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा इजीली हो पाए। इसके अलावा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बात बोली कि कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको दोनों ही कंट्रीज़ को मेजर थ्रेट है, तो उन सारे पॉइंट्स को काउंटर करने के लिए हम हर एरिया में, जैसे लैंड एरिया, सी एरिया, एयर स्पेस और साइबर डोमेन्स, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर जो भी न्यू थ्रेट्स हैं उनको मिल करके काउंटर करने की कोशिश करेंगे। यूके जो है वो इंडिया का पार्टनर होगा आने वाले टाइम में न्यू फाइटर जेट टेक्नोलॉजी जो है उसके लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैरीटाइम स्पेयर टू डिटेक्ट एंड रिस्पोंड टू थ्रेट्स, इन सभी के लिए भी दोनों कंट्रीज जो हैं वो काफ़ी अच्छे से मिलकर के काम करेगी। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्लाइमेट चेंज की बात रखी गई है, एनर्जी सिक्योरिटी की बात रखी गई है, डिफेंस की बात रखी गई है कि इन सारे पॉइंट्स के ऊपर इंडिया और यूके जो है इन सभी पॉइंट्स के ऊपर अच्छे से वर्क करेंगे। तो ये जो विजिट है और इंडिया के लिए क्या बेनिफिशियल है इस विजिट का, वो सभी कुछ हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल श्रीलंका, आप सभी को पता है वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला है। जो भी बेसिक फाउंडेशन की जो चीज़ें हैं उन सभी एसेंशियल प्रोडक्ट्स के काफ़ी ज़्यादा प्राइजेज हाइक हो गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनके सामने लाइवलीहुड से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। और हम ये देख रहे हैं कि हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं वो वहाँ से इंक्रीज़ हो गए हैं। तो तमिलनाडु में 18 श्रीलंकन्स ने, मतलब इससे पहले भी अरेस्ट किए जा चुके हैं, इससे पहले भी उनको रोका जा चुका है, तो 18 मोर श्रीलंकन्स ने कोशिश की है कि तमिलनाडु में एंट्री ली जा सके, लेकिन इंडियन सोर्स, मतलब हमारे इंडिया के जो किनारे वाले जो रीजन हैं वहाँ पर 60 पीपल जो हैं अब तक पहुँचने की कोशिश कर चुके हैं। उनको रोका जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि उनको स्पेसिफिक इस एरिया में रखा जाए, लेकिन इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका इंटीग्रल पार्ट या उस पॉपुलेशन में इंक्रीज करने से, एंटर करने से उनको रोका जा सके। अब यहाँ पर आप सभी को पता है श्रीलंका में इशू है, तो यहाँ पर जिन लोगों को पकड़ा गया है उन्होंने भी ये बात रखी है कि देखो
वहाँ पर श्रीलंका में जो भी बेसिक नीड्स की जो भी एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उन सभी के प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा हाइक हो गए हैं, जिसकी वजह से इशू काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो अपनी लाइफ को एक बेहतरीन और एक सस्टेन तरीके से रेगुलर रखने के लिए ये सारे वर्क, ये सारी जो एक्टिविटी है वो उनके द्वारा कंडक्ट हो रही हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली पुलिस ने एक अपना एफिडेविट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक बात रखी है कि पुलिस जब भी कोई एफिडेविट फाइल करे तो उसको काफ़ी बेटर स्टेज में फाइल करने की कोशिश करे। दिल्ली पुलिस ने जो अपना एफिडेविट रखा उसमें कुछ टाइम पहले दिल्ली में और हरिद्वार में जो स्पीच दिए गए थे रिलीजन स्पेसिफिक, इसको लेकर के पिटीशन डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के सुनवाई चल रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इससे आंसर मांगा दिल्ली पुलिस से। तो दिल्ली पुलिस ने बोला कि देखो, जो भी वहाँ पर उस टाइम जो एक्शन हुआ था उसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था कि किसी रिलीजन को टारगेट किया जा सके। उससे वो जो भी डिबेट्स हुई उस टाइम, जो भी वहाँ पर गैदरिंग्स देखने को मिली दिल्ली और हरिद्वार में, तो उसको लेकर के उन्होंने, दिल्ली पुलिस ने ये बात रखी है कि किसी पर्टिकुलर रीजन के जेनोसाइड के लिए ये जो भी वर्क जो है, ये जो भी गैदरिंग्स है वो नहीं हुआ था। स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो किसी एक रिलीजन को एम्पावर करने के लिए इस तरीके की जो एक्टिविटी है वो कंडक्ट करवाई गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप जब भी अपना कोई एफिडेविट फाइल करो तो उसके हर पॉइंट्स को व्यू करके, उसको स्टडी करके फिर आपका एफिडेविट फाइल होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, यहाँ इसमें ये बोला गया है कि 5 से 11 साल के जो भी बच्चे हैं उनका किस तरीके से नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन इज हियर टू टेक ए कॉल ऑन अप्रूविंग कोविड-19 वैक्सीन, उनके लिए वैक्सीन को किस तरीके से प्रोवाइड करना है उसका एक प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हमारे जो पीएम है वो एक तरीके से JNK वाले रीजन के दौरे पर रहने वाले हैं। उससे पहले ही वहाँ पर कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ देखने को मिली हैं, कुछ वहाँ पर टेररिज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज़ देखने को मिली है, जिसमें हमारे एक CISF ऑफिसर जो है उनकी वहाँ पर जान चली गई और कुछ अदर जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हैं। इसके अलावा 2 JEM जैस ए मोहम्मद के 2 अनआइडेंटिफाइड मिलिटेंट्स जो हैं, जिनको हम फिदाइन बोलते हैं, मतलब सुसाइड मिशन के ऊपर जो लोग निकल जाते हैं, उन्हीं को जम्मू में मार दिया गया। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें जो टेररिज्म जो है स्पेसिफिक अगर हम देखें तो वो सारे पॉइंट्स जहाँ पर हमारी कुछ वीकनेस है, जिसके ऊपर अगर हम देखें तो उन पॉइंट्स के ऊपर कुछ अदर एक्टिविटीज़ जो हैं वो क्रिएट होने लग जाती हैं। JNK वाला जो रीजन है आप सभी को पता है, यहाँ पर POK रीजन है, काफ़ी डिस्प्यूटेड रीजन है, जिसकी वजह से इस तरीके की एक्टिविटीज़ वहाँ पर मिलती हैं। क्योंकि जब कुछ रीजन जिसको सपोर्ट करने के लिए या फिर अपने अंडर करने के लिए अदर कंट्रीज़ भी अपनी कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये जो इशू है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर रिलेटेड है इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन CEC सुशील चंद्रा जो हैं वो साउथ अफ्रीका और मॉरिशस के विजिट पर गए। ओके, कोशिश ये की गई वहाँ पर कि NRI नॉन रेजिडेंट इंडियन जो हैं उनको ओवरसीज इलेक्टर्स के रूप में रजिस्टर किया जा सके, और NRI जिनके लिए कोशिश की जा रही है कि पोस्टल बैलेट का प्रपोजल उनके लिए रखा जाए, इसके लिए जल्द ही काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे ढंग से इसके ऊपर स्टडी की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये जो डेलीगेशन है उन्होंने वहाँ पर जो अदर पॉइंट्स है वहाँ की जो इलेक्शन बॉडी है उसके साथ में भी डिस्कशन किया। अभी अगर हम कुछ टाइम पहले देखें तो देखो, कोशिश ये की जा रही है कि जो भी हमारे NRI हैं उसको लेकर के यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने लोकसभा में इन्फॉर्म किया था कि जल्द ही हम क्या करेंगे, NRI जो हैं उनको ऑनलाइन वोटिंग की जो पॉसिबिलिटी है उसको एक्सप्लोर करने की अलाउ किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉ मिनिस्ट्री को 2020 में लिखा कि NRI जो हैं उनको पोस्टल बैलेट के थ्रू जो वोट डालने की जो पावर है उनको अलाउ रेगुलर की जाएगी। हालांकि जो गवर्नमेंट है वो इस मैटर के ऊपर कंसिडरेशन कर रही है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो NRI को रजिस्टर करने की कोशिश कर रहे हैं एज ओवरसीज इलेक्टर्स एज लॉन्ग एज दे हैव नॉट एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ओवर अनदर कंट्री। जब तक वो दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप को नहीं ले लेते तब तक उनको इंडिया के इलेक्टर्स के रूप में एक तरीके से उनको क्या करना है, उनको जुड़वाना है, उनको कनेक्ट करवाना है।
ओके। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ डाटा रखे हैं कि अभी तक अगर हम बात करें तो 1.12 लाख रजिस्टर्ड ओवरसीज इलेक्टर्स हैं इंडिया में। यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उससे रिलेटेड भी कुछ डाटा है कि इंडिया में इलेक्शन कैसे होते हैं। तो 950 मिलियन जो वोटर्स हैं उनके लिए 1 मिलियन पोलिंग स्टेशन हमारे यहाँ पर जनरेट किए जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर, और जो आर्टिकल है वो एडिटोरियल पेज पर है। अभी हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था कि मालदीव, यहाँ देखिए सेकंड एडिटोरियल, मालदीव जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसीजन लिया है कि वहाँ पर एक प्रोटेस्ट मूवमेंट चल रहा था, इंडिया आउट प्रोटेस्ट मूवमेंट। तो उस प्रोटेस्ट मूवमेंट को या फिर उस कैंपेन को किस तरीके से रेगुलेट करना है, किस तरीके से उसको ख़त्म करना है, इसको लेकर के वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन, उस मूवमेंट को लेकर के बैन किया है। ओके। अगर हम प्रेजेंट टाइम में वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इंडिया सपोर्टेड है, लेकिन इससे पहले वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने टिल्ट करने की कोशिश की थी मालदीव की गवर्नमेंट को चाइना की तरफ। लेकिन अगर हम देखें तो इंडिया काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव नेचर है। जब भी इंडिया के आसपास वाले रीजन में कुछ इश्यू क्रिएट होते हैं अदर कंट्रीज़ में, तो इंडिया उन कंट्रीज़ को हेल्प करता है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि मालदीव कंट्री के साथ में इंडिया के काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं। इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर वर्क कर सकता है। ये इंडिया आउट जो प्रोटेस्ट है ये क्यों क्रिएट हुआ, इसमें अगर हम बात करें तो 2018 से पहले यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे अब्दुल्ला यमीन, उनको 2 साल के लिए जेल भेज दिया गया। फिर 2018 में वो चुनाव भी हार जाते हैं। अभी 2023 के इलेक्शन होंगे प्रेसिडेंट में, उस टाइम अपनी तरफ हवा, अपनी तरफ जो पॉलिटिक्स की जो विंड है उसको अपनी तरफ फेरने के लिए वो ये सारी एक्टिविटी जो है उनको कंडक्ट करवा रहे हैं। ओके। इंडिया जो है उसकी अगर हम बात करें तो इंडिया ने मालदीव में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करने की बात की है। वहाँ पर कुछ अगर हम बात करें तो कोई हेलीकॉप्टर्स जो हैं, वहाँ के जो 2 इम्पोर्टेंट एटोल्स हैं वहाँ पर कुछ हेलीकॉप्टर्स को इम्प्लीमेंट किया गया इंडिया के द्वारा। तो यहाँ पर ये कंसर्न है वहाँ की जनता को लेकर के, या फिर एक तरीके से बरगलाने की कोशिश वहाँ की जनता को किया जा रहा है कि इंडिया जो है वो वहाँ पर क्या करेगा, डिफेंस सेक्टर को, इंडिया जो है वो डिफेंस सेक्टर को मतलब कोशिश कर रहा है कि वहाँ पर अपनी डिफेंस पॉइंट्स या फिर अपना मिलिट्री सिस्टम जो है वो जनरेट करने की कोशिश कर लेगा इंडिया एक तरीके से मालदीव के अंदर। तो इस तरीके से जो भी इम्प्लीमेंट करने की इंडिया कोशिश कर रहा है उसको काउंटर किया जाए, नहीं तो एक तरीके से अपने अंडर कर लेगा, अपना स्लेव बना लेगा मालदीव कंट्री को। तो इन पॉइंट्स के ऊपर वर्क करने की कोशिश की जा रही है। अब बात आती है कि इंडिया क्या कर सकता है और अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे मालदीव के साथ में कैसे रिलेशन है। तो 1.4 बिलियन डॉलर का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नीड्स की वहाँ पर ज़रूरत है। इंडिया ने कमिट किया है कि हम ये सारी एक्टिविटी हमारे आपके यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। कुछ और डेवलपमेंट डील्स हैं जिसमें उथुरू थिला फाल्हू हार्बर डेवलपमेंट जो डील है, जिसमें जो माले है उसको नेशनल डिफेंस फोर्स कोस्ट गार्ड हार्बर के रूप में डेवलप किया जा रहा है और ये सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया वहाँ पर कर रहा है। तो यहाँ पर सीधी सी बात ये है कि इंडिया के इन्वेस्टमेंट को वहाँ की पॉपुलेशन को गलत तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर इस तरीके का मूवमेंट चल रहा है। तो यहाँ पर इंडिया को क्या कोशिश करनी है कि जो भी वहाँ का पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जो भी वहाँ पर पॉलिटिकल डायमेंशंस हैं, उन सभी पॉइंट्स के साथ में इंडिया डिस्कस करे, सभी पॉइंट्स को लेकर के इंडिया कंसर्न रखे, एक अपनी जो पॉजिटिव इमेज है उसको वहाँ पर शो करने की कोशिश करे, ताकि इस तरीके के जो प्रोटेस्ट मूवमेंट अपने रीजनल एरिया में इंडिया को देखने को मिल रहा है वो ना देखने को मिले। क्योंकि मालदीव जो है वो इंडियन ओशन रीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाइना कोशिश कर रहा है कि इंडियन ओशन वाले रीजन में जो भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, आइलैंड कंट्रीज़, उनको अपने अंडर करने की कोशिश की जाए। तो इंडिया ने अगर यहाँ पर लूपहोल क्रिएट करने की कोशिश की तो उसका बेहतरीन फ़ायदा मिलेगा चाइना को, और इसके लिए इंडिया को एफर्ट्स लगाने होंगे, तभी जा करके सब कुछ अपनी तरफ कन्वर्ट ले सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर, सॉरी पेज नंबर 11 पर, एक सेकेंड। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जब भी आप किसी को डेथ पेनल्टी देते हो तो उसमें
जो अवार्ड आप दे रहे हो डेथ पेनल्टी का, उसको लेकर के एक डीप स्क्रूटनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक साइज है और सभी के लिए फिट है, मतलब आपने किन्हीं पॉइंट्स को लेकर के आपने सेम फिक्स कर रखा है कि अगर ये पॉइंट्स को लेकर के क्राइम हुआ तो आप उसको ये सारी जो पनिशमेंट है वो रेगुलर कर दोगे। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जब भी आप इस तरीके की पेनल्टी रखो, इस तरीके का अपना ऑर्डर पास करो, तो उसमें भाई डीप स्क्रूटनी होनी चाहिए, अच्छे से जांच पड़ताल होनी चाहिए, तभी आप इस तरीके के स्टेटमेंट रखोगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यूक्रेन रशिया वॉर को लेकर के जर्मनी के जो एनवॉय हैं वो इंडिया की विजिट पर, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बात ये रखी कि देखो इंडिया में उन्होंने ये बोला है कि जर्मनी के जो एनवॉय हैं उन्होंने ये बोला है कि अभी कुछ टाइम पहले हम किन्हीं अदर पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें है क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी रिडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मूविंग टुवार्ड्स, ठीक है, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर, मतलब पॉवर्टी को ख़त्म करना है, क्लाइमेट चेंज हमें रेगुलर क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको हमें बचाना है, क्लाइमेट चेंज को रोकना है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे। लेकिन अभी जैसे रशिया यूक्रेन जो वॉर हुआ, जिसकी वजह से ये जो वॉर एंड पीस जो है इसकी तरफ जो वर्ल्ड है वो दोबारा से इंक्रीज़ होगा। कोशिश की जाएगी कि हमारे यहाँ पर जो भी डिफेंस वेपन है, क्योंकि इस तरीके का अटैक जब देखने को मिला तो देखो हर कंट्री जो है वो अपने आप को सुरक्षित करने की या प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी, और प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वेपन डेवलपमेंट होंगे, और जहाँ पर पीस और स्टेबिलिटी आने की बजाय वहाँ पर और ज़्यादा, अगर हम बात करें तो और ज़्यादा वहाँ पर इस तरीके की जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं या इस तरीके के एनक्रोचमेंट जो इश्यूज हैं वो इंक्रीज़ होंगे। इंडिया और जर्मनी की अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी जो हैं, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के रूप में सामने आ रही हैं, उसके ऊपर दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। जर्मनी इंस्टीट्यूशन जो है वो नीति आयोग और इसके अलावा कुछ अदर जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ में भी मिलकर के काम करता है। 2030 तक जर्मनी ने अपने टारगेट रखे हैं कि हम जो है वो न्यूक्लियर पावर को लेकर के फेजिंग आउट न्यूक्लियर पावर बाय 2030 व्हेन द लास्ट फैसिलिटी विल बी शट डाउन। इसके अलावा कोल के को भी वो अपनी तरफ से फेजिंग आउट करने की जर्मनी जो है वो कोशिश कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये टारगेट है। इंडिया का क्या टारगेट है, उसका कंपैरिजन है, इंडिया के साथ में कैसे रिलेशन है, उन सभी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। पेज नंबर 12 पर नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, देखो मेघालय को लेकर के है। मेघालय जो है उन्होंने अपना जो पहले एक्ट जो गैम्बलिंग को लेकर था उसको कुछ चेंज करने की कोशिश की है, और मेघालय टूरिज्म सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा आगे है, और टूरिज्म सेक्टर और ज़्यादा प्रमोट हो इसके लिए वो गैम्बलिंग को, मतलब जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उनमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में गैम्बलिंग और गेमिंग जो है वो सिर्फ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए है। ओके, और नॉट रेजिडेंट्स ऑफ मेघालय, बट द लीगलाइज्ड गैम्बलिंग एंड गेमिंग विल ओनली बी फॉर टूरिस्ट नॉट रेजिडेंट्स ऑफ मेघालय। मेघालय के जो लोग हैं वो इसको रेगुलर नहीं करेंगे, बाहर से जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो इसको रेगुलर कर पाएंगे। अब नॉर्थ ईस्ट का जो मेघालय है वो 3rd नंबर का स्टेट हो गया है। इससे पहले सिक्किम और नागालैंड ने भी गैम्बलिंग को और ऑनलाइन गेमिंग लीगल को, इन सभी को ऑनलाइन गेमिंग को इसको लीगल कर दिया था। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ने अपनी तरफ से बात ये रखी है कि देखो जो गैम्बलिंग को अगर हम लीगलाइज करते हैं तो वहाँ से मिलकर के जो मेघालय है वहाँ पर भी कोशिश की गई कि लीगलाइज किया जाए गैम्बलिंग को। यूके बेस्ड बिजनेस हाउसेज जो हैं वो ऑनलाइन गेमिंग और स्पोर्ट्स बैटिंग को लेकर के क्या स्टेज है, क्या लैंडस्केप है, उन सभी को डिस्कशन होता है। UKIBC मीन्स यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल की जो इंडेक्स है उसमें मेघालय को मोस्ट गेमिंग फ्रेंडली स्टेट इन इंडिया के रूप में पाया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 13 फॉरेन पेज पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल रिलेटेड है वो कुरिल आइलैंड्स को लेकर के है। यहाँ पर जापान की तरफ से क्लेम किया गया है कि कुरिल आइलैंड्स को रशिया ने इलीगल तरीके से अपने अंडर डिक्लेयर कर रखा है। जापान ने ये बोला है कि 4 आइलैंड जिनकी ओनरशिप को लेकर के हमारा मॉस्को के साथ में डिस्प्यूट है, उन्होंने इलीगली ऑक्यूपाई किया है। ओके, इसके अलावा यहाँ पर ये बात बोली गई है कि जो कुरिल आइलैंड्स हैं जिनको टोक्यो नॉर्दर्न टेरिटरीज़ के रूप में जानता है, और ये जो टेरिटरीज़ हैं उनको वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में मॉस्को ने अपने अंडर कर लिया था, तो इसको जापान अपना इंटीग्रल पार्ट मानता है कुरिल आइलैंड्स को, और इसकी वजह से दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट रीजन है।
ये जो रीजन है, ओके, ये जापान हो गया। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो रीजन है, ये जो स्मॉल स्मॉल आइलैंड जो है इनको कुरिल आइलैंड्स के नाम से जानते हैं, और इन्हीं को जापान जो है वो नॉर्दर्न टेरिटरीज़ के नाम से जानता है, और इसी को लेकर के रशिया के बीच में और जापान के बीच में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। सबसे पहले तो आप जो भी इनकन्वीनियंस हुई, आज वीडियो जो है वो काफ़ी लेट अपलोड होगा, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा सॉरी। और जिस तरीके से आपने हमें सपोर्ट किया है, वोल्केनो IAS अकेडमी का आप सभी लोगों का जो साथ है, आपने जो सपोर्ट दिखाया है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके सपोर्ट के लिए, आपके असिस्टेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।